हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। आप सबको सबसे पहले तो ढेरों शुभकामनाएं, फेस्टिव ग्रीटिंग्स और नवरात्रि के। थोड़ी स्क्रीन दिक्कत भरी है। एसजीएक्स निफ्टी सबसे पहले अपफ्रंट स्क्रीन पर आएगा। 250 से 200 पॉइंट की कमजोरी के बीच में एसजीएक्स निफ्टी इस समय ट्रेड करता हो, यानी कि एक मीनिंगफुल गैप डाउन, 1% के आसपास का दबाव। थोड़ा सुधर रहा है, 150 हो गया शायद, ये कुछ देर पहले 200 था, तो ठीक है 150 से 200 पॉइंट कह लीजिए, मोटा मोटी इस बीच वोलेटिलिटी है। इस तरह के गैप डाउन के साथ हम शुरुआत करेंगे। वजह यह है कि ग्लोबली थोड़ा सा डर बढ़ रहा है, रह रहे कि जैसे ईच पासिंग डे के साथ रिसेशन के फियर्स, वो मंदी में जाने के, हमारे नहीं यूएस के, यूके के, यूरोजोन के बढ़ते चले जा रहे हैं। और उन फियर्स के बीच में इक्विटीज से पैसा निकल रहा है, थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, इक्विटीज पे वे करने लगे हैं वो फियर्स। वो हमने पिछले हफ्ते प्ले आउट होता हुआ देखा था, इस हफ्ते की शुरुआत में कुछ बदला नहीं। और दिक्कत ये हो गई कि हम अब थोड़ा सा अलग हट के चलने की कोशिश कर रहे थे, अब इन लाइन इन टैंडम मूव कर रहे हैं ग्लोबल क्यूज के साथ। तो बिकवाली वहाँ पर हावी हो रही है, तो यहाँ पे भी प्रॉफिट टेकिंग काफ़ी मीनिंगफुल हो रही है। फ्राइडे का सेशन उसका एक बड़ा एग्जाम्पल था। तो थोड़ा सा पिच पे अभी इतना पानी गिरेगा तो पिच पे हमारे वो, मैंने मैच नहीं देखा ऑस्ट्रेलिया वाला, पर सुना बारिश में वो लोग बीसीसीआई पिच को सुखा रहा था। अब वो सही इमेज है कि नहीं, वो हेयर ड्रायर में सुखा रहा था। अगर हम ऐसे सुखाएंगे तो सूखेगी नहीं, फिर गीलापन रहेगा। बॉलर्स के लिए ज्यादा खतरनाक पिच हो रही है। वो इमेज वेरीफाई करनी पड़ेगी मुझे। फ्राइडे को तो हुआ था ना, काफी बारिश हुई थी। हाँ। क्या देखो, एक्चुअली बहुत जो करेंसी की वजह से मामला गड़बड़ा रहा है ना। हम लोग फ्राइडे को तो डॉलर इंडेक्स 110 के आसपास था, अभी वो 113.74 114 के आसपास है। तो ये काफ़ी प्रेशर डालेगा हमारे ऊपर। हमको तो अपनी करेंसी ओपन ही होगी 81.5 81 के आसपास, ये एक प्रेशर बनाएगा। और शुक्रवार को तो धुआंधार बिक वाली यूएस में हुई। फिर आज देखिए एशियन मार्केट ओपन कमज़ोर खुले हैं, अभी भी अपना 150 पॉइंट नीचे। तो ये मुश्किल पैदा कर रहा है। और अगर वहाँ पे नहीं रुकती है ये बिक वाली और करेंसी हम नहीं संभाल पाते, तो फिर और दिक्कत आएगी। तो मुझे लगता है उसकी वजह से प्रेशर पड़ेगा, और फिर अक्रॉस द बोर्ड ये प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। अब चैलेंज इसमें ये है कि अगर गैप डाउन होता तो आप क्या करेंगे? क्या इतनी हिम्मत है लोगों के अंदर कि और कैसे करें? तो शुरुआत में एक आध घंटा देख लीजिएगा, ऐसे ज़रूरी नहीं कि आप खुलते ही कुछ करना है आपको। लेकिन वीकनेस आपको अक्रॉस द बोर्ड दिखेगी। हर कमोडिटी में वीकनेस है, चाहे आप गोल्ड देख लीजिए, आप क्रूड 85 आ गया। और अब हमें लगता है कि 85 के आने से बाद ये हो सकता है कि जो विंडफॉल गेन टैक्स लगाया गया था ओएनजीसी वगैरह के ऊपर, वो हट जाए। लेकिन इससे दिक्कत ये $35 नीचे हटा देंगे, कहा था। हाँ, तो हटाना चाहिए उनको, पास पहुंच ही रहे उसके आसपास। लेकिन उससे क्या फ़ायदा होगा, ये एक चैलेंज है। तो थोड़ा सा देख के करें, लेकिन सेंटीमेंट नेगेटिव है। कुछ ही एक सेक्टर्स को हो सकता फ़ायदा हो जाए, पेंट वेंट वाली कंपनीज को, अदरवाइज तो नहीं होगा किसी को। इंटरेस्टिंग। तो ये ग्लोबल क्यूज थोड़े से दिक्कत भरे, थोड़ी मुश्किलें बढ़ती हुई आपको नजर आएंगी। ठीक है, ऐसे में टीम बनाना मुश्किल है, ये बात सही है। इस तरह के गैप डाउन के बाद अब कंफर्ट बिकवाली में तो है, पर उछाल में बिकवाली का मन है। अब इस तरह से 200 पॉइंट का गैप डाउन होगा, उसके बाद खुलते ही बिकवाली कर दें, वो गलत रणनीति होगी। बाजार अपना मूड, टोन, टेनर सेट कर देगा पहले 15 मिनट ऑफ ट्रेडिंग सेशन, तो हमें वो वॉच आउट करना पड़ेगा। और वो लिबर्टी, वो कंफर्ट हमारे पास है नहीं। हमें प्रोड्यूसर साहब बोले सुबह सुबह टीम बना के दो, तो थोड़ा मामला फंस जाता है। तो आप लोग को वॉच आउट करना है। लाल और हरा भी लेके चल रहा हूं कुछ। एक्सिस बैंक पहला, पर रेड में रखूंगा। बैंक्स में एक सीरियस प्रॉफिट टेकिंग। पहले तो इंडियन इक्विटीज ग्लोबली डीकपल्ड थी, हम अपनी चाल चल रहे थे, उसमें भी निफ्टी बैंक अलग ही जलवे दिखा रहा था। इसीलिए उतनी सीरियस प्रॉफिट टेकिंग निफ्टी बैंक में आ रही है। इसीलिए फ्राइडे को 1100 पॉइंट निफ्टी बैंक करेक्ट होता हुआ नजर आया था। और इनफैक्ट पिछले हफ्ते 3% का दबाव, जब इंडेक्स निफ्टी 1% टूटा था पिछले हफ्ते, 1.25%, 3% निफ्टी बैंक करेक्ट हुआ। इसीलिए क्योंकि हमने आउट परफॉर्मेंस स्ट्रांग देखा था, तो प्रॉफिट टेकिंग को इतनी स्ट्रांग आ गई। एक्सिस बैंक बहुत हद तक आउट परफॉर्म इसीलिए कर रहा है, शायद अपने इंटरनल्स के कारण नहीं, शायद ज्यादा आईसीआईसीआई बैंक के इंटरनल्स के चलते। वो अच्छे नंबर्स, आईसीआईसीआई बैंक ने अलग ही तस्वीर पेंट कर दी, और उसके काफी हद तक रब ऑफ एक्सिस बैंक ने भी एंजॉय करा है। खैर, एक्सिस बैंक हो सकता है आगे अच्छा करे फंडामेंटली, लेकिन इस समय मुझे लगता है थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आनी चाहिए।
और एक्सिस बैंक को पहला स्टॉक है जो मैं रेड लेके चल रहा हूं। थोड़ा दबाव गहराता हुआ शायद नजर आए। बैंक्स वीक विकेट है इस समय, उल्टा हो गया, ये तो फैक्ट है। बैंक्स के साथ फाइनेंशियल्स रखे। मैं चाहता था कि अब ये अजम्पशन वाली पॉकेट्स हैं, बट नेचुरल है, प्रॉफिट टेकिंग आएगी तो आईटी में शायद आ सकती है, बैंक्स में आ सकती है, तो थोड़ा सिलेक्टिव हो गया। बैंक्स के साथ क्या करा, फाइनेंशियल्स को इंक्लूड करा। उसमें बजाज फाइनेंस लेके जा रहा हूं। बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है, रहे कि अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ रही है। और अब जब प्रॉफिट टेकिंग कंसर्न्स थोड़े से माउंट होते हुए, इंचअप होते हुए, तो शायद दबाव इन पॉकेट्स में गहराएगा। अच्छा, बैंक्स के लिए तो फिर भी टेलविंड है कि आरबीआई और एग्रेसिव रेट हाइक्स अच्छे बैंक्स के लिए हमेशा अच्छी खबर है। पैसा सस्ते में जुटाएंगे और ये अपफ्रंट पास ऑन कर देंगे, तो उनका मार्जिन बढ़िया इंप्रूव होता है। ये जो इस एनबीएफसीज हैं, इनके लिए थोड़ा सा रेट हाइक सरदर्द बनता है मैनेज करना। खैर, ये बढ़िया एनबीएफसीज हैं, लेकिन ये तो फिर भी आज एक्सिस बैंक और बजाज फाइनेंस को रेड ईयर मार्क कर रहा है। दोनों शायद आज थोड़े से कमजोरी, थोड़े से दबाव के साथ, सिर्फ जो ग्लोबल क्यूज हैं उनके चलते, थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का जो मूड बना हुआ है, रिस्क ऑफ का जो मूड बना हुआ है, उसके चलते। फिर मैंने 2 आईटी सिंगल आउट करे। आईटी बहुत पिटे हुए हैं, तो फिर भी आईटी से थोड़ा सा दूर रहें। बाय सेल ना करें, अलग कहानी है, पर थोड़ा सा दूर रहें, थोड़ा सा वेट ऑन वॉच करते चलें। पहला है विप्रो, हालांकि सबसे वीकेस्ट है अमंग जो निफ्टी 50 के 5 आईटी स्टॉक्स हैं उनमें। सबसे कमजोर कड़ी, खबरें भी अजीब खराब आती हैं इसके लिए, दिक्कत भरी खबरें। और विप्रो के साथ तो एनर्जी का वर्टिकल भी सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी पीयर सेट से सबसे ज्यादा रेवेन्यूज, कुल रेवेन्यूज का जो पाए का बड़ा शेयर ये एनर्जी से कमांड करती है, बाकी ऐसा नहीं है। तो जब क्रूड करेक्ट हो रहा है तो इनके लिए वैसे भी हमेशा सेंटिमेंट नेगेटिव हो जाता है, आमतौर पर आप नोटिस करोगे। खैर, इस स्टॉक के साथ एक इशू ये है कि ये अपने फ्रेश 52 वीक लोज के आसपास खड़ा हुआ है। 393.65 मेरे ख्याल से वो लेवल्स थे, वहीं के आसपास आके फ्राइडे को थमने की कोशिश कर रहा था। एक बार वो लेवल्स ब्रीच हुए तो मुझे लगता है शायद फ्रेश प्रेशर माउंट होता हुआ स्टॉक में नजर आए, तो विप्रो को रखेंगे रडार पे। ये शायद दबाव गहरा सकता है, क्योंकि आज ग्लोबल क्यूज भी सपोर्टिव नहीं है। और ध्यान रखिएगा, वो अपने सुंदर पिचाई साहब के कुछ स्टेटमेंट डराने वाले आए थे। मैं उस पर 8 बजे बाद भी छेड़ दूंगा, लेकिन उन्होंने टाउन हॉल कर रहा था, उसमें आगे के कंसर्न्स हाईलाइट करेगा सीरियस, कि रिसेशन का जो फियर वगैरह है उसके चलते तो मूड बिगड़ ही रहा है। तो रिसेशन और प्रोफाउंड फियर्स हो रहे हैं, तो रखिए इन कंपनीज को रडार पे। अगला केपीआईटी मेरे ख्याल से फ्राइडे को बड़ा पॉजिटिवली सरप्राइज कर रहा था। जब एक खबर आई थी एक एक्विजिशन करने पर, स्टॉक फट गया था, अच्छा मूव दिखा रहा था थर्सडे को शायद, बढ़िया आउट परफॉर्मेंस था। मुझे लगता है अच्छा, वो फ्राइडे को उस अच्छे मूव के बाद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग की शुरुआत हो चली थी, जब आईटी थोड़ा बहुत रेजिलिएंट फिर भी था, जब प्रेशर अक्रॉस द बोर्ड था। मुझे लगता है केपीआईटी में उस अच्छे मूव्स के बाद, एक्विजिशन रिलेटेड न्यूज़ के बाद, अब वो प्रॉफिट टेकिंग, क्योंकि अच्छे मूव्स एंजॉय कर लिए स्टॉक ने, थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग। लेकिन ये क्योंकि आमतौर पे टाटा एलेक्सी से कंपेयर करा जाता है, तो थोड़ा सा डिफरेंट बिजनेस मॉडल। टाटा एलेक्सी का एक वर्टिकल है ऑटो, केपीआईटी का पूरा वही ऑटो वर्टिकल है। टाटा एलेक्सी क्योंकि डाइवर्सिफाइड है, इसे थोड़ा प्रीमियम कमांड करता है, पर थोड़ा कर सकता था, ठीक था। टाटा एलेक्सी बहुत प्रीमियम कमांड करता है, इसलिए केपीआईटी अट्रैक्टिव स्ट्रीट को लगता है, रह के बाइंग आती रहती है। वो अट्रैक्टिवनेस अपनी जगह, इस समय मेरा मानना है सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग के चलते ये शायद इन रेट ट्रेड करता हुआ नजर आए। तो बैंक्स और फाइनेंशियल्स और सिलेक्टिवली आईटी के स्टॉक्स हाईलाइट कर रहा हूं, जो शायद आज इन रेड ट्रेड करें। पर दिक्कत ये है कि आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अगर इन सब पे गैप डाउन आया, उस गैप डाउन के बाद का बिहेवियर हो सकता है रिकवरी के मोड में आ जाएंगे, तो फिर मजा नहीं आएगा। इसलिए सिर्फ ऑब्जर्व करें, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बेहतर स्क्रीन रीड करेगा। ओके, तो बैंक सर हमारे इस टीम में भी हैं, और मुझे लगता है कि HDFC, ICICI और इंडसइंड भी आपको इस लिस्ट में रखना चाहिए। इन सब के ADRs आप देखिए तो तगड़ी पटाई हुई है, शुक्रवार को अच्छे खासे गिरावट के साथ आए हैं। और बैंकिंग स्पेस इसलिए कमज़ोर हो रहा है क्योंकि जो ब्याज दरों का, करेंसी का सबसे बड़ा असर सीधे इन्हीं के ऊपर पड़ता है। अभी पिछले दिनों खबर भी आई थी और बहुत पॉजिटिव खबर थी वो बैंक्स के लिए, कि क्रेडिट ग्रोथ मल्टी ईयर हाई पे चल रही है और डिपॉजिट ग्रोथ उससे काफ़ी नीचे है। तो उसका जो है इनको एक फ़ायदा हो रहा था निम के तौर पे, लेकिन तमाम जानकार ये मानते हैं कि लिक्विडिटी मार्केट से काफ़ी हद तक संकीर्ण हो चुकी है और ज़्यादा डिपॉजिट के लिए इनको ब्याज दरें बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि RBI जो है ऐसा संभव है कि 50 बेसिस पॉइंट का हाइक करे।
तो ऐसे में फिर क्रेडिट ग्रोथ पे भी असर पड़ेगा और निम को इतना अच्छा मैनेज कर पाना जो अनुमान लगा के चले तो मुश्किल होगा। तो मुझे लगता है कि बैंक शेयर्स पे प्रेशर रहेगा और बैंक निफ्टी इसीलिए आप देखिए बहुत तगड़े से 1000 पॉइंट की गिरावट शुक्रवार को उसने दिखाई थी। तो अब HDFC बैंक या पिछले 1.5-2 साल से तो उसने एकदम परफॉर्म ही नहीं किया है, तो दबाव लगातार उसके ऊपर बना ही हुआ है। ICICI बैंक ने परफॉर्म किया तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, तो और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में ज़्यादा अच्छा कर रहे थे तो वहाँ पे भी प्रेशर देखने को मुझे लगता है। इन तीनों शेयर को आपको ध्यान में रखना चाहिए, यहाँ पे एक वीकनेस आएगी। चौथा टाटा मोटर्स है। देखिए US UK में बहुत तगड़ी रिसेशन की चर्चाएं चल रही। UK में ख़ास तौर पे आप देखिए वहाँ पे जो टैक्स कट किया या करने की संभावना थी लिज ट्रस्ट की, उसके खिलाफ वहाँ बगावत हो गई है। अपोजिशन पार्टी कह रही है कि ये जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं, वहाँ पे और एक अलग तरीके का बवाल शुरू हो गया है। और टाटा मोटर्स का एक्सपोजर उन देशों में बहुत है, तो मुझे लगता है कि इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। वीकनेस साफ दिखाई दे रही है। अच्छा, मैंने फाइनेंशियल्स और बैंक्स मेंशन करा, आईटी मेंशन करा। तीसरा वीक विकेट शायद प्रॉफिट टेकिंग के लिए हो सकता है रियल एस्टेट। ओबरॉय रियल्टी और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस दो ज्यादा आउट परफॉर्मिंग पॉकेट जिनमें शायद प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिले। ये ध्यान रखिएगा कि हम लोग अभी वैसे भी चर्चा कर रहे थे, एमपीसी परसों शुरू हो जाएगी वेडनेसडे को। बड़ा चैलेंजिंग टाइम होगा इस एमपीसी के लिए, दरों पे फैसला लेना, कहाँ जाके रोकना है, क्या डिसाइड करना है। जब ये तैयारी हो रही थी क्रेडिट पॉलिसी की, चर्चा थी, रिपोर्ट आना शुरू हुई थी, तो स्ट्रीट डिवाइडेड था 25, 35 और 50 के बीच। अब तो क्लियरली 25 रूल्ड आउट है, 35 और 50 ऑन द टेबल है। और आई एम श्योर स्ट्रीट के ज्यादातर वेटरन्स यही मान रहे हैं कि अब 50 बेसिस पॉइंट की हमें यहाँ पे तैयारी करनी है। टाइटनिंग तगड़ी होनी है और कमेंट्री थोड़ी सी कॉशियस होगी। अभी तक एक तो इन्फ्लेशन 7% इंच अप कर गया है, बढ़ गया था ना लास्ट टाइम अगस्त वाला। प्लस ध्यान रखिएगा रुपया संभले नहीं संभाला जा रहा। अभी फॉरेक्स रिजर्व लास्ट अपडेट आया, फिर $5-6 बिलियन पिछले हफ्ते हमने गवा दिए। इस रुपए में आई एम गेसिंग ज्यादातर वहीं झोंका गया होगा। वो रिजर्व्स अब रिड्यूस होके $545 बिलियन पे पहुंच गए। इस तरह से हमें झोंकना पड़ रहा है, आरबीआई के लिए सरदर्द है। तो ये सब के बीच में और ओबरॉय रियल्टी बढ़िया आउट परफॉर्मर बना। एक आउट परफॉर्मेंस इसलिए था खबर के चलते कि मुंबई में इनके 2 फ्लैट्स किस तरह से डील बैक करी थी, उसके चलते स्टॉक ने इस तरह की ताबड़तोड़ तेजी दिखाई थी। खैर मुझे लगता है प्रॉफिट टेकिंग के समय है रियल एस्टेट में, थोड़ा सा कॉशियस रहें या अवॉइड करें। रेट रख के चल रहा हूँ इस समय ओबरॉय रियल्टी को। ब्रिगेड इसलिए क्योंकि स्ट्रीट प्रीमियम दे रही थी बेंगलुरु साइड के सेटअप्स को, साउथ इंडिया बेस्ड सेटअप, लार्जली बेंगलुरु है सबके एक्सपोजर्स, वो आईटी की रेजिलियंस और वो सब के चलते। अब वो धीरे धीरे इंडिकेशंस आ ही रहे हैं कि अब वो हायरिंग ट्रेंड थोड़े से कूल ऑफ हो रहे हैं, कंसर्न्स थोड़े से माउंट हो रहे हैं। तो अगर वो आप प्रीमियम देख रहे थे स्ट्रीट में, तो मुझे लगता है कुछ हद तक वो फिजल आउट भी होना चाहिए। तो इसलिए एडेड कंफर्ट ही मैंने फ्राइडे को भी मेरे ख्याल से कुछ रियल स्टॉक लिए थे, या लास्ट वीक जब लिए थे तब भी मेंशन करा था। तो इन स्टॉक्स को कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओबरॉय रियल्टी, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, होपिंग कि शायद रेड में शायद कमजोरी के साथ ही कामकाज होता हुआ नजर आए। नेक्स्ट 2 स्टॉक्स में एक्सो नोबेल और इंडिगो पेंट्स हैं। ये मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है कि कोई एक आध पॉकेट आपको अच्छा करते दिखे, गारंटी बिल्कुल नहीं है लगती क्योंकि माहौल सेंटीमेंट अच्छा नहीं है। लेकिन पेंट कंपनी इसलिए हो सकता है थोड़ा बहुत परफॉर्म करें क्योंकि क्रूड बहुत तेज़ी से नीचे आया, $85 के आसपास आ गया है। तो इनके लिए थोड़ी सी पॉजिटिव खबर है कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हो रही है, साथ ही फेस्टिवल सीजन है तो उसमें थोड़ी सी बिक्री वगैरह बढ़ जाती है। ऑटोमोबाइल्स के नंबर से हालांकि आगे जाते हुए मुझे लगता है ऑटोमोबाइल के नंबर कमज़ोर होंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल चल ही रहे हैं। तो डेकोरेटिव पेंट्स वाली कंपनी, ऑटोमोबाइल वाली कंपनी, थोड़ा मोमेंटम दिख सकता है, बट देखिएगा स्क्रीन, क्योंकि सेंटीमेंट अगर अच्छा नहीं हुआ तो इनमें भी कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए पेंट 2 यहाँ पे ग्रीन मुझे लगता रह सकते हैं। छोटा सा एक ब्रेक से लौट के अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। अब अगले 4 स्टॉक्स में 2 मेरी टीम में भी रियल एस्टेट के हैं, हालांकि उसमें मैंने डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ लिया है। आउट परफॉर्मर रहे हैं। अब क्यों हमको लगता है कि इसमें दबाव रहेगा? देखिए, अगर आप लोग जिन लोगों ने होम लोन लिया होगा अब उनकी ईएमआई या बढ़ गई होगी या आपने अपना समय बढ़ा लिया होगा। 8% के आसपास होम लोन हो चुका है। अभी भी मैं पढ़ रहा था कि कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई, वो लोग मान के चल रहे हैं कम से कम 1% की हाइक और होगी।
तो अलग अलग स्कीम में 9 से 10% के बीच का आपका होम लोन हो जाएगा अगले 3-4 महीने में, ये तय मानिए आप। तो आपकी जो 650 रुपये की EMI थी वो 1000 रुपये की बन रही है। ऐसे में रियल इस्टेट का चलना थोड़ा मुश्किल करता है। आप कितने ही पॉजिटिव हो जाएं, लेकिन जब आपकी EMI बढ़ने लगती है ना, तो फिर उस पर असर दिखता है। दूसरा, इंडस्ट्री वाइड मुंबई की रिपोर्ट हमने आपको इसी शो में बहुत पहले एक बार मेंशन की थी। मैसिव इन्वेंट्री खड़ी हो गई है रियल इस्टेट में, प्रीमियम हाउसेस की 2, 3, 4 BHK वाले, उसकी कम्युलेटिव वैल्यू 2.5 लाख करोड़ की थी। अब अगर इस तरीके से ब्याज दर बढ़ते रहेंगे ना, तो फिर आगे दिक्कत आएगी बेचने में माल। और बहुत प्रोजेक्ट नए लॉन्च किए गए, रीडेवलपमेंट के बहुत प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए, तो उसको बिकने में थोड़ी दिक्कत आएगी और फिर ये असर आपको दिखेगा। तो जो स्टॉक्स में बहुत रनअप देखने को मिला है, वहाँ पे आपको करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। और अगर साउथ जैसा मार्केट, जैसा कि आशीष कह रहे हैं, वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, तो फिर मुंबई दिल्ली की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। तो इसलिए मुझे लगता है कि गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और DLF पे भी आपको ध्यान रखना चाहिए। DLF ने एकदम ड्रीम रन दिखाया है, तो वो प्रॉफिट तो निकलना ही है यहाँ से। फिर उसके बाद अगले 2 स्टॉक में M&M फाइनेंशियल्स है। शुक्रवार को करीब 14% स्टॉक गिरा था, बहुत तगड़ी उसमें बिकवाली देखने को मिली थी। खबर आप लोगों को मालूम ही थी कि वो RBI ने बैन लगा दिया था कि थर्ड पार्टी से कोई रिकवरी नहीं की जाएगी। उसकी वजह से पूरे सेक्टर में प्रेशर था, क्योंकि एक तरीके से डर हो गया है कि रिकवरी की जो एफिशिएंसी है वो घटेगी और कंपनी के ऊपर एक प्रेशर रहेगा कि आपको कैसे करना है। तो मुझे लगता है कि मोमेंटम जो बना हुआ था, कई सारे लेवल्स टूटे थे, M&M फाइनेंशियल में आज भी प्रेशर देखने को मिल सकता है। और आखिरी स्टॉक है SBI कार्ड। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में आप देखेंगे फिर दबाव बनेगा अगर ब्याज दरें इस तरीके से बढ़ती हुई दिखेंगी, और फिर एक डर भी लगेगा कि आप चूक गए अगर अपना क्रेडिट कार्ड के पेमेंट करने से, तो बहुत तगड़ी मार पड़ सकती है। तो इसलिए मुझे लगता है ये भी एक प्रेशर में स्टॉक रहेगा। 600 रुपये का EMI 1000 रुपये हो गया सर, हो जाएगा। और उस EMI को भरने बैंक जाएंगे तो ऑटो भी ज़्यादा पैसा लेगा। उसने भी दाम बढ़ा दिए। बड़ी मुश्किल हो गई है। नहीं, मुश्किल तो हो गई है। अच्छा, अगले स्टॉक्स में कुछ अब ग्रीन लेके चल रहा हूँ, आप थोड़ा वॉच आउट करिएगा। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, ये स्पेशलिटी केमिकल्स इन सब के लिए अच्छी खबर ये रहती है, क्रूड का कूल ऑफ होना, इनके इनपुट्स पे ना प्रेशर थोड़ा ईज ऑफ होता है। खैर वो कितना सस्टेन करेगा, अभी तो खैर प्रेशर बहुत है रिसेशन फियर्स के चलते। खैर इन्होंने महाराष्ट्र में अपना एक प्लांट रिज्यूम ऑपरेशंस करें, तो 21 दिन से वो मेरे ख्याल से बंद पड़ा था, अब कामकाज रिज्यूम होता हुआ इसको ग्रीन लेके चल रहा हूं। 2 पेंट स्टॉक्स थे। अब आपने नोटिस करा होगा पोर्टफोलियो शिफ्ट कैसे हुए इस गिरावट में। बैंक्स भागे, FMCG भागा, है ना। क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि डोमेस्टिक इकोनॉमी की पॉकेट जो थी उन पे स्ट्रीट का भरोसा बढ़ रहा। दुनिया दिक्कत में, हमारे घर पे वो दिक्कत नहीं है, हम तो इंपोर्टेड सब इश्यूज लेकर आ रहे हैं। तो पेंट स्टॉक्स हैं उस लिहाज से स्वीट स्पॉट पे, पर यह है कि रियल एस्टेट वगैरह अगर ठंडा पड़ गया तो बात अलग। लेकिन अभी ऐसा पेंट के लिए कंफर्ट ज्यादा, क्योंकि डिमांड स्ट्रांग है और कंफर्ट वो क्रूड दे ही रहा है। तो इस फेस्टिव सीजन में सबसे पहले मुझे लगता है बर्जर पेंट्स वगैरह वीजा भी एशियन पेंट्स, ये तो अभी भी रैंक अंडर परफॉर्मर। बर्जर को लेकर हमेशा मैं मेंशन करता हूं, इनको लेकर डर ज्यादा है। डर ज्यादा इसीलिए क्योंकि एक नया प्लेयर की एंट्री शायद एशियन पेंट्स को डिस्टेबलाइज ना करे। जो सेकंड थर्ड इन रंग है उनके लिए स्टेबिलिटी के ज्यादा इश्यूज होंगे, इसलिए शायद ये थोड़ा अंडर परफॉर्म कर गया है। पर बर्जर पेंट्स रखिए रडार पे, मुझे लगता है इन ग्रीन कामकाज करने चाहिए, पकड़ इसकी भी अच्छी है बाजारों में। कंसाई नेरोलैक पेंट्स, ये थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल और ज्यादा स्वीट स्पॉट पे रहने के इसलिए आता है क्योंकि ऑटोज, आज सुबह इवेंट्स कैलेंडर मेंशन कर रहा था, कितने नए लॉन्चेस, कितनी तैयारियां, है ना। ऑटोज को लेकर मंथ ऑन मंथ आंकड़े सुधरना शुरू, तो ऑटोज का जो तड़का है, रब ऑफ है, वो भी मिलता है, प्लस क्रूड करेक्ट हो रहा है। ये क्योंकि ये अलग से सिंगल आउट है, बाकी सारे डेकोरेटिव पे फोकस ज्यादा है, किसी एशियन किसी बर्जर का। इसका इंडस्ट्रियल और डेकोरेटिव के बीच में ऑलमोस्ट 50-50 स्प्लिट है, तो ये वो पार्ट भी इंजॉय करता है। कंसाई नेरोलैक इसलिए ग्रीन लेके चल रहा हूं। मेनली दोनों का पैग है कच्चा तेल करेक्ट होना 85, हालांकि वीकेंड का करेक्शन से थोड़ा सा उभर भी गया कच्चा तेल, लेकिन अभी भी $85 पे ट्रेड कर रहा है। इसी कच्चा तेल और साल का चार्ट खोल के रखिए BPCL का। BPCL और OMC ना अब थोड़े से साइंस ऑफ स्टेबिलिटी लौट रहा है जब कच्चा तेल ठंडा पड़ रहा है। डोमेस्टिक डिमांड में कोई इशू है नहीं, मोटा मोटी क्रूड करेक्ट हो रहा है, इन लोगों ने प्राइसेस अब कंफर्ट में जोन पे आते चले जा रहे हैं, तो BPCL को मैं इन ग्रीन रख रहा हूं। और प्लस एक खबर आई थी, MOU करा है इन्होंने ब्राजील के पेट्रोबास के साथ, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करेंगे वहां पे, बेसिकली
इक्विटी ओवरसीज में प्रोक्योर करने की और कोशिश कर रहा है बीपीसीएल। वो अलग खबर थी, पर उस खबर में मुझे नहीं लगता स्टॉक रिएक्ट करेगा। स्टॉक ज्यादा रिएक्ट करेगा वो क्रूड करेक्ट होने पे। इसीलिए मैं आज की ट्रेडिंग सेशन में ग्रीन लेके चल रहा हूं इस स्टॉक को। इस नोट पर एक काम करते हैं, 10 स्टॉक्स हाईलाइट हो गए, ब्रेक लेके जब लौटेंगे तो इन 10 स्टॉक्स का एक क्विक रैप अप लेकर आएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्विकली 10 की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। क्विक रैप अप लाल में रखा है एक्सिस, बजाज फाइनेंस, फाइनेंशियल्स में, बैंक्स में, विप्रो, केपीआईटी टेक में और ओबरॉय और ब्रिगेड एंटरप्राइजेज रियल एस्टेट। ग्रीन में रखे हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक, जहां पे प्लांट रिजम्पशन, बर्जर कंसाई क्रूड करेक्ट और बीपीसीएल लाजी तो कच्चा तेल जो करेक्ट हो रहा है उसका फायदा मिलेगा, लेकिन इन्होंने कुछ इक्विटी पार्टिसिपेशन की भी ग्लोबल में बातचीत करी है। लेकिन ये 4 इन ग्रीन लेके चल रहा हूं। चलिए मेरी टीम नजर डाली और यहाँ पे भी आपको लगभग ऐसे ही मिरर होते ही टीम दिखेगी। सेक्टर्स लगभग वही है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक मुझे लगता है दबाव में रहना चाहिए। टाटा मोटर्स बहुत ज़्यादा ग्लोबल एक्सपोजर और दिक्कतें हैं। 2 में मुझे लगता है कि थोड़ा हो सकता है एक्सो नोबेल और इंडिगो पेंट्स। इसमें अगर रियल एस्टेट में मंदी भी आती है ना तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने एक दिन पूछा था एक बर्जर पेंट वाले से, तो उन्होंने कहा था कि न्यू हाउसेस की जो पेंटिंग होती है ना वो बहुत 5-6% से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती। जो दोबारा घर अपना आप पुतवाते हैं ना वो वाला ज़्यादा पड़ता है। तो मुझे लगता है इस पर हो सकता है कि हाँ इस पेंट वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लेकिन रियल एस्टेट में दिक्कत है तो डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पे मुश्किल हो सकती है। एमएनएम फाइनेंशियल में 14% की गिरावट है और भी कमज़ोरी लग रहा है। एसबीआई कार्ड में भी दबाव रह सकता है। आपको, आपके पूरे परिवार को, देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नवरात्र का आज पहला दिन है और पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आशीष, कल रात में 11 बजे सब लोग अपने अपने घर में देवी माँ की मूर्ति लेके जाते। तो मेरे घर ऐसी जगह है कि 2 तरफ से सड़कें हैं और दोनों सड़कों पे लोग लेके बैंड बाजे के साथ जा रहे थे रात 1-1:30 बजे तक। तो बड़ा गजब का दृश्य था वो। और मैं उसको मैच भी चल रहा था और साथ साथ में वो भी देख रहा था। तो इस तरीके का उत्साह है। और चूंकि 2 साल बाद आप इतना खुल के फेस्टिवल अब मना रहे हैं तो उसका भी जोश जश्न देखने को मिल रहा था। ये रहते हैं ऐसी प्राइम लोकेशन पे, इसलिए इनके लिए सरदर्द पड़ जाता है। हाँ, एक्चुअली बिल्डिंग के इधर भी मेन रोड है, उस पीछे की तरफ भी मेन रोड ही है। तो बीच में दोनों साइड से बहुत ज़्यादा उत्साह दिखा लोगों में। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वीरू बिल्कुल तैयार है वाइट शर्ट पहन के, आज सफ़ेद कलर। सुनाइए वीरू जी। अब कोई ना कोई तो रंग पहनने था नीरज जी। आज सफेद सही, बाकी आपको भी नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशीष आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब नवरात्र शुरू हुआ, एक अच्छी चीज हो गई नीरज जी, दिल्ली एनसीआर की बारिश रुक गई। गजब 1-2 हफ्ते से जो बारिश चल रही थी ना वो एटलीस्ट रुक गई, ये अच्छी बात है। और आज सुबह नोएडा पे बड़ा कोहरा सा छाया हुआ था, तो याद सुबह सुबह गाड़ी चलाते हुए दिसंबर की आ रही थी, नवंबर की आ रही थी। खैर, दर्द है आज स्क्रीन में। आप लोगों की टीमें जो हैं वो लाल रंग में नहाई हुई हैं। अर्ज करता हूं इसी पे 2 लाइनें कि फेड की तमन्ना पूरी हो रही है, कि फेड की तमन्ना पूरी हो रही है। गजब लपेटे में आया है इस बार डाउ। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी की खातिरदारी हो रही है। फूफा ने बांध लिया है फिर बोरिया बिस्तर। आशीष, फूफा ने बांध लिया है फिर बोरिया बिस्तर। रुपए से पूछ लो 81 हो गया है खिसक खिसक कर, खिसक खिसक कर। आशीष, फूफा जो है ना लपक के जो लाए थे सब एक झटके में ले जाना शुरू। 3000 करोड़ रुपए के आसपास ही बिकवा ली थी फ्राइडे को। बढ़िया है, फेस्टिविटीज के बीच में ये बढ़िया से 4 लाइन ना, ये बढ़िया मूड सेट कर रही है। और ये सारे क्यूज जो इंपॉर्टेंट जिसपे हमने आगे चर्चा भी करनी है वो सारे टच अपॉन होते हुए आप सबको हमारी पूरी टीम की तरफ से नवरात्रि की फेस्टिव ग्रीटिंग्स, ढेरों शुभकामनाएं। अब जरा वो बड़े मुद्दों पर चर्चा डिटेल में करी जाए और क्या क्यूज हैं और कैसे अप्रोच करना है मार्केट्स को, उस पर आएंगे। लेकिन शुरुआत कर देते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ।